कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से सिविक्स एमसीक्यूज सीरीज के लेक्चर 13 में हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ गवर्नमेंट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जा रहा है, जो कि सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 241 से शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 240 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 12 लेक्चर्स में, और उसको फ्री पीडीएफ के साथ अपलोड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 241, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्रीवियस सिविलाइजेशन गुजर चुके हैं उनमें से कौन सी सिविलाइजेशन है जिसको ये क्रेडिट हासिल है कि उन्होंने जो डेमोक्रेसी की कंसेप्ट थी उसको डेवलप किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एंशिएंट ग्रीस। जो कदीम यूनान था उसको ये क्रेडिट हासिल है कि उन्होंने डेमोक्रेसी की कंसेप्ट को डेवलप किया, आगे लाया। क्वेश्चन नंबर 242, द मैग्ना कार्टा साइंड इन 1215 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। मैग्ना कार्टा जिसको आप जानते हैं कि उसको 1215 में साइन किया गया था, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लिमिटेड द पावर ऑफ द इंग्लिश मोनार्की। जो इंग्लिश मोनार्की थी उस वक्त, जो बादशाहत थी, जो बादशाह क्वीन एंड किंग बैठते थे, उसकी पावर को कुछ हद तक लिमिट किया, कुछ हद तक कंट्रोल किया। वैसे लिमिट तो नहीं किया, लेकिन एक रास्ता दिखाया कि आपका काम यह है, इस तरह आपको करना चाहिए। आगे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से किसी भी वीडियो का आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट को डिस्कवर कीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसके टॉप से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट करके। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 243, द एनलाइटमेंट एरा कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट बाय। एनलाइटमेंट एरा, इन्होंने मॉडर्न गवर्नमेंट जो बने हैं इस पे किस तरह कंट्रीब्यूट किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स एंड सोशल कंट्रैक्ट। जो नेचुरल राइट्स की जो आइडिया है, नेचुरल राइट्स किसे कहते हैं, वो इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप तो इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देखिएगा। कंप्लीट देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हिस्टोरिकल फाउंडेशंस किस तरह थे, गवर्नमेंट के जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है, और हम नेचुरल राइट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेचुरल राइट्स का आइडिया है, जो सोशल कंट्रैक्ट का आइडिया है, इसको प्रमोट किया गया, इसी वजह से ये मॉडर्न गवर्नमेंट बने। नेचुरल राइट्स क्या है इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, और सोशल कंट्रैक्ट पे भी आगे बहस आने वाला है। सो आप वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 244, द मे फ्लावर कंपैक्ट साइंड बाय पिलग्रिम्स इन 1620 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। मे फ्लावर एक कंपैक्ट हुआ था जो कि 1620 में कुछ हिजरत करने वालों ने साइन किया था, उसकी अहमियत क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एस्टेब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो सेल्फ गवर्नमेंट थी, जो खुद से लोग हुकूमत बनाते थे, मतलब डेमोक्रेसी है, जो बाहर से आकर या किंग क्वीन वगैरह हुकूमत करने नहीं देंगे किसी को, ये कहा गया था मे फ्लावर कंपैक्ट में, जो कि 1620 में कुछ पिलग्रिम्स ने इसको साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 245, विच डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश्ड द फ्रेमवर्क फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की जो थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट थी, उसके लिए फ्रेमवर्क की बुनियाद डाली और उसको पहला कॉन्स्टिट्यूशन बी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। मुख्तसर कहानी ये है कि जो अमेरिका है आजकल, ये बरतानिया की एक कॉलोनी थी, फिर उन्होंने इससे आज़ादी हासिल करनी चाहिए। 4 जुलाई 1776 को फिर जो अमेरिका है उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया कि हम बरतानिया से आज़ाद है। उसके बाद जंग छिड़ गई, फिर आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन आए 1783 में, जब बरतानिया ने अमेरिका को आज़ाद किया।
तो उसमें क्या थे, जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने एक कुछ आर्टिकल्स लिखे जिसको कन्फेडरेशन के आर्टिकल्स कहा गया। उसके तहत हुकूमत चलती रही, बहुत कमज़ोर हुकूमत थी। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो 1787 से लेकर 1789 में फिर उसको रेटिफाई किया गया। और उसमें फिर फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स लाए गए जिसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी जिसको मैंने आपके लिए क्लेरिफाई किया। क्वेश्चन नंबर 246, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है इसको पहली दफ़ा किसने आर्टिकुलेट किया, किसने लिखा, किसने कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बैरन डी मॉन्टेस्को। ये मैंने जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा फेसबुक पेज है और इसके अलावा जो हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट है उस पर मैं क्विज डालते रहता हूँ। ये क्विज भी मैंने इस पर डाला था, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया था। तो जो मॉन्टेस्को है उन्होंने जो सेपरेशन ऑफ पावर थी ये फर्स्ट टाइम आर्टिकुलेट किया गया था। सेपरेशन ऑफ पावर में जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ब्रांचेस है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि लेजिस्लेटिव है, जैसे कि जुडिशरी है, उसके अपने अपने पावर्स को मुतय्यन किया गया था और उसी पावर्स में रह के वो काम करेंगे, ये बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 247, द फेडरलिस्ट पेपर्स वर रिटन टू। फेडरलिस्ट पेपर्स किस लिए लिखे गए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एडवोकेट फॉर द एडॉप्शन ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कहानी कुछ ये है कि जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन थे वो बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अमेरिकन की जो 13 कॉलोनीज थी वो आधी हो चुकी थी उसकी। उस कन्फेडरेशन में क्या होता है, जो सेंट्रल होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसके पास पावर बहुत कम होते हैं, जो सूबाई हुकूमतें होती है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर 1787 में जब कन्वेंशन बैठ गया और अमेरिका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बैठ गए तो वहाँ पर दो ग्रुप्स बन गए। एक फेडरलिस्ट थी जो चाहती थी कि वफाकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा सूबाई हुकूमत स्ट्रॉन्ग वाले चाहते थे। तो फेडरलिस्ट पेपर्स उन्होंने लिखे, इसलिए फेडरलिस्ट वालों ने ये लिखे कि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया जाए और फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ये थे फेडरलिस्ट पेपर्स। 248, द प्रिंसिपल ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज अ रैलिंग क्राई ड्यूरिंग विच इवेंट इन कॉलोनियल अमेरिका। अभी मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका है ये बरतानिया की कॉलोनी हुआ करती थी, बेसिकली 13 कॉलोनीज थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द स्टैम्प एक्ट कांग्रेस। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये नारा कब लगा? ये जब स्टैम्प एक्ट को लागू किया गया। स्टैम्प एक्ट क्या था? उस वक्त जो बरतानिया को टैक्स चाहिए था तो नए नए बहाने बनाते थे, नए नए एक्ट लाते थे अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि ये एक कॉलोनी थी। तो उन्होंने एक स्टैम्प एक्ट भी लाया जिसपे जो लीगल पेपर्स होते हैं जैसे कि स्टाम्प पेपर वगैरह या जो न्यूज़पेपर्स थे तो उस पर एक स्टैम्प लगता था और जिसकी फ़ीस ली जाती थी हुकूमत की तरफ से। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि स्टाम्प पेपर वगैरह है जो कि लीगल पेपर इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो फ्री नहीं दिए जाते। आम पेपर 5-10 रुपये का होता है, स्टाम्प पेपर 50, 100, 150 इस तरह का कुछ होता है। तो ये था स्टैम्प एक्ट। इस पे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये कॉलोनीज़ ने या अमेरिकन ने इसलिए नारा लगाया कि हम तब तक टैक्स नहीं देंगे जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाए, हमें हुकूमत में हिस्सा ना दी जाए। Question number 249. The concept of natural rights, including life, liberty, and property, is associated with which philosophers? नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट कौन से फिलोसोफर ने दिया? अभी मैंने आपको बताया कि हम नेचुरल राइट्स को डिस्कस करेंगे। यहीं पर है, नेचुरल राइट्स लाइफ को कहते हैं जिस तरह हम जिंदगी कहते हैं, या लिबर्टी को कहते हैं जिसको हम आज़ादी कहते हैं, और प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको हम जायदाद कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी है। ये नेचुरल राइट्स है, मतलब कि जब बंदा पैदा होता है तो उसके ये राइट्स ऑलरेडी आ जाते हैं कि उन्हें ज़िंदगी चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए, उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है कानून के अंदर रहकर। ये जॉन लॉक ने ये कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 250, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज प्राइमरली ऑथर्ड बाय। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 4 जुलाई 1776 को लिखा गया था, ये थॉमस जेफरसन ने लिखे थे, जो कि बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बन गया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में जो अमेरिका की कॉलोनीज थी उन्होंने ये लिखा, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब हम बरतानिया के तहत नहीं रहेंगे, अब हम खुद अपनी हुकूमत बनाएंगे और उन्हें चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 251, द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स passed in 1689 is significant because it
जो 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट आया, एक बिल ऑफ राइट जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में आए थे, वो अलग चीज़ है। ये बिल ऑफ राइट्स जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लिमिटेड द पावर्स ऑफ द इंग्लिश मोनार्की एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस फॉर पार्लियामेंट। इसमें इंग्लिश की जो मोनार्की है, इंग्लिश की जो बादशाहत है, उसके पावर्स को मज़ीद कम किया गया और जो पार्लियामेंट है उसको प्रोटेक्शन दी गई कि उसको किंग या क्वीन इस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता, इस तरह के कुछ और प्रोटेक्शन दिए गए, जो कि 1689 में इसको पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 252, which philosopher's idea of the social contract influenced the development of democratic government? कौन से फिलोसफर्स ने ये सोशल कंट्रैक्ट की आइडिया दिया? वैसे तो 3 फिलोसफर्स ने 3 सोशल कंट्रैक्ट बताए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जिसके तहत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जेन जैक्स रूसो। जेन जैक्स रूसो ने जो सोशल कंट्रैक्ट दिया उसके तहत ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स जो आवाम का ख्याल रखती है, आवाम को आज़ादी देती है। क्वेश्चन नंबर 253, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 रिजल्टेड इन। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में यूरोप में हुआ था, टू बी स्पेसिफिक यूके में हुआ था, उसका रिजल्ट क्या निकला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, द रिप्लेसमेंट ऑफ किंग जेम्स II विद विलियम एंड मैरी एंड द अफर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को अफर्मेशन दी गई, मतलब कि उसको अप्रूवल दी गई कि पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगा, और किंग जो उसके किंग थे उसको भी बदल दिया गया, उसको हटा दिया गया और दूसरा किंग लाए गए। क्वेश्चन नंबर 254, द कंसेप्ट ऑफ अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर विद सेपरेट हाउसेस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सिविलाइजेशन? बाइकैमरल लेजिस्लेशन उसे कहते हैं जिसमें 2 ऐवान होते हैं। जैसे कि अमेरिका में आप देखें तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड सेनेट है, जैसे कि अगर आप यूके में देखें तो हाउस ऑफ कॉमन्स है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में देखें लोकसभा और राज्यसभा, अगर आप पाकिस्तान में देखें नेशनल असेंबली एंड सेनेट है। तो इस तरह जो 2 ऐवान होते हैं, सेपरेट हाउसेस होते हैं, ये इसको कौन से सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस किया गया, मतलब कि कौन से सिविलाइजेशन से इसकी ये आइडिया मिलती है? तो वो एंशंट रोम है, जो कदीम रोम है, वो से ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट मिलता है। एंशंट ग्रीक से हमें डेमोक्रेसी का कंसेप्ट मिलता है, एंशंट रोम से हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर का कंसेप्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 255, द कंसेप्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस विच प्रिवेंट्स अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट इज एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट? हेबियस कॉर्पस उसमें यह है कि वो प्रिवेंट करता है अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट को। जैसे कि आपने कानून में पढ़ा होगा कि कोई भी शख्स को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रह सकती जब तक उन्होंने किसी जज से, किसी मजिस्ट्रेट से इजाज़त ना ली हो। तो इसी को हेबियस कॉर्पस कहते हैं, हब्स बेजा में नहीं रह सकती। ये कौन से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएट है? तो इसका राइट आंसर दी मैग्ना कार्टा है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको 1215 में साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 256, द फिलॉसफी ऑफ नेचुरल लॉ विच सजेस्ट्स दैट देयर आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ह्यूमन बिहेवियर वाज इन्फ्लुएंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ विच गवर्नमेंटल सिस्टम? कौन से गवर्नमेंटल सिस्टम के तहत ये डेवलप किया गया? मतलब कि जो नेचुरल लॉ की फिलॉसफी है, क्योंकि ये बताती है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे वसूल है, कुछ ऐसे कवायद व ज़वाबित है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जिसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं फिलॉसफी में। तो ये कौन से गवर्नमेंटल सिस्टम में डेवलप किया गया? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंटल सिस्टम में डेवलप किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सिस्टम होती है, उसमें कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को कुछ रिटन रूल्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 257, द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द लॉ एंड मस्ट फॉलो इट। गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का कोई भी हाई ऑफिशियल हो, किसी भी अथॉरिटी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी हाई अथॉरिटी हो, वो रूल ऑफ लॉ को ही मानेगा, रूल ऑफ लॉ को ही फॉलो करेगा, कानून से कोई भी बालातर नहीं होगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। Question number 258, which philosopher believed that the natural state of humanity was nasty, brutish and short and educated for a social contract to establish order?
वो कौन से फिलासफर थे? एक्चुअली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है थॉमस हॉब्स। तो वो थॉमस हॉब्स ही थे जिसके मुताबिक जो इंसान नेचुरल स्टेट में रहता था तो उसकी ज़िंदगी नेस्टी थी, ब्रूटिश थी एंड शॉर्ट थी। मतलब कि उसकी ज़िंदगी डेंजरस थी। वो उसके पास कोई अकल नहीं था, कोई इंटेलिजेंस नहीं था, वो बेवकूफ़ टाइप का था। वो एक दूसरे को डराता था, एक दूसरे को मारता था, खौफदारी करता था एक दूसरे पे, और उसकी ज़िंदगी मुख्तसर थी। तो उन्होंने एक सोशल कंट्रैक्ट का सोचा। उन्होंने कहा कि ऐसा सोशल कंट्रैक्ट लाए जिसके तहत ऑर्डर को बहाल किया जा सके, पीस को, अमन को लाया जा सके, लोगों को कंट्रोल किया जा सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 259, द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म which divides power between a central government and regional governments is enshrined in which founding document of the US? ये कंसेप्ट जो कि फेडरलिज्म जिसको कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और जो रीजनल गवर्नमेंट मतलब सूबाई हुकूमतें होगी, स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, उनके दरमियान पावर को डिवाइड किया जाएगा। कुछ पावर सेंट्रल अपने पास रखेगी और कुछ पावर्स जो रीजनल गवर्नमेंट्स होते हैं, जो सूबाई हुकूमतें होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होते हैं, उनको दिया जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन से पहले वाले डॉक्यूमेंट्स में जब उसका डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, जो अमेरिका को बनाया जाता था, 13 कॉलोनीज थी, उस वक्त के कौन से फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 260, द वर्जीनिया प्लान proposed during the Constitutional Convention of 1787 called for वर्जीनिया प्लान क्यों लाया गया? जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हुई थी 1787 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, तब उसको प्रपोज किया गया। तो वर्जीनिया प्लान का मतलब क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल लेजिस्लेचर ऑन पॉपुलेशन। वर्जीनिया प्लान में ये मुतालिबा किया गया कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इसमें जो नेशनल लेजिस्लेचर होगी, जो कानून बनाएंगे, जो लोग वोट के ज़रिए से मुंतखब होके आएंगे, उसको आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है पॉपुलेशन के बेस पे, आबादी के बेस पे। मतलब कि जिस स्टेट की, जिस सूबे की आबादी ज़्यादा हो, उसके पास ज़्यादा सीट्स हो, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और जिसके पास आबादी कम हो उसको कम रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। ये था वर्जीनिया प्लान का मकसद। इसके अलावा कुछ और भी थे, क्योंकि वर्जीनिया जो कि जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखता था वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी, तो चाहते थे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो। ये थे हमारे आज के हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको सिविक्स के किसी भी टॉपिक पे MCQs चाहिए हो और एक्सप्लेन वीडियो चाहिए हो, तो आप गिवन लिंक्स पे क्लिक करके उसके MCQs को देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या PDF फाइल चाहिए हो, तो गिवन लेक्चर्स पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लेक्चर्स अभी अपलोड नहीं किए गए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे, उसको भी जल्द अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs देखना चाहते हैं, उसके फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको भी अपलोड किया गया है, लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के आपने MCQs डिटेल में देखने हो या PDF डाउनलोड करना हो, तो उसको भी अपलोड किया गया है और लिंक यहाँ पर दिया गया है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एंड अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।